नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में वर्ल्ड बैंक की चर्चा में। आईएमएफ की चर्चा खत्म हो चुकी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब इकोनॉमी की चर्चा हो तो उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो ही बैंक पढ़ी जाती हैं। इसी स्थिति में आज के क्रम में वर्ल्ड बैंक की हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे तमाम साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं ये अपडेट कर दूं कि इकोनॉमी का ये आखिरी सत्र है। इसमें मैं एक्चुअली ये मानकर चल रहा था कि इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और अगले हफ्ते से मुझे हिस्ट्री शुरू करनी है, लेकिन ये एक सेशन बचा हुआ था। फिर टीम ने मुझे अपडेट किया कि आपका एक सेशन बचा हुआ है। मैंने कहा यार फिर लगाओ, इसको करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इससे अगला जो सेशन अब शुरू होगा वहां से हिस्ट्री शुरू की जाएगी। हिस्ट्री में लास्ट टाइम पर आप लोगों ने मुझे बता दिया था कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करिए, तो आधुनिक भारत का इतिहास ही हम शुरू करेंगे। आज हो गया है ट्यूसडे। थर्सडे को पहली क्लास आप लोगों की आधुनिक भारत के इतिहास की कर दी जाएगी, है ना। तो आप थर्सडे के दिन मतलब अपने नियमित रूप से जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उस दिन से आपकी तैयारियों के साथ साथ हम लोग हिस्ट्री के अंदर एंट्री करेंगे। मुझे ये बहुत अच्छे से ध्यान है कि आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ज्योग्राफी खत्म किया है, पॉलिटी खत्म किया है बहुत ही डिटेल में, और अब इकोनॉमी भी बहुत डिटेल में खत्म कराया गया है। संभवतया आप लोगों को इस बात की संतुष्टि होगी कि जी हाँ, आपने हमारी बातों की पूर्ति की है। नंबर एक। नंबर दूसरी एक जानकारी ये भी देना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त भी आपको पढ़ना हो, क्योंकि फाउंडेशन बैच में, और फाउंडेशन बैच चूंकि जो हमने फाउंडेशन में नोट्स दिए हैं आपको, उसमें आरएएस के लिए भी कुछ और इंपॉर्टेंट टाइटल्स कवर किए गए हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं आपको और अतिरिक्त पढ़नी है तो आप हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उन्हें कवर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हैंड रिटन नोट्स में हमने कंप्लीट टाइटल्स, वैसे मैंने ऑलमोस्ट चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, लाइन टू लाइन सारी चीजें कवर नहीं कराई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें पढ़ना मत छोड़ दीजिएगा, है ना। तो जिन्होंने भी अपने पास में हैंड रिटन नोट्स मंगाए हैं वो अपने नोट्स के थ्रू इन्हें पढ़ते रहिए। हमारा अधिकतम प्रयास ये होगा कि आपको लाइन टू लाइन खत्म चीजें कराई जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बेसिक चीजें थ्योरी में पढ़ने लायक होती हैं तो उन्हें मैं स्किप कर देता हूं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है ना। आप उन्हें पढ़िए और आपके लिए जरूरत जरूरत समझकर उसे पढ़िए। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि हिस्ट्री भी हम अपने ही नोट्स के साथ शुरू करने वाले हैं। एक बालक ने हमें वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर भेजा नोट्स के फीडबैक का, आरएएस के नोट्स के फीडबैक का। हमने वो अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर डाला है एज पर कमिटमेंट। बच्चों ने हमसे कहा था कि वो वीडियो बनाकर भेजेंगे, उन्होंने वीडियो भेजे और हमने डाल दिए। यदि आपके पास भी हमारे नोट्स का फीडबैक है, जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन बैच के नोट्स मंगाए हुए हैं जो हमारे मात्र 1999 में आते हैं, अगर आपने उन्हें पढ़ा और आपके पास भी फीडबैक है तो जरूर हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर नंबर 7878158882 पर, और दूसरा 9829104185 पर, 4183 पर, इन पर आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने सारे अपडेट हमने दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक की यात्रा करते हैं। साथियों, वर्ल्ड बैंक, जिस तरह से मैंने ब्रेटन वुड की कहानी सुनाई थी आपको, तब बताया था कि ब्रेटन वुड जब शिखर सम्मेलन हुआ तो उस समय पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक नामक दो संस्थाएं बनकर आई थी। आईएमएफ के बारे में मैंने बता दिया कि वो लोगों को कर्ज में रहने से रोकती है, यानी कि आपने कोई चीज खरीदी, आपको घाटा ना हो, इससे बचाने का जो काम करती है ये वर्ल्ड बैंक वो आईएमएफ करती है, जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट कहते हैं। मान लीजिए कि कोई देश, जैसे हमने पाकिस्तान का काफी उदाहरण लिया है, कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने किसी देश से लोन लिया हुआ है, किसी देश से कोई सामान मंगाया, लेकिन अब पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, जैसे तेल मंगाया। अब जैसे हमारा देश है, हमको जरूरत हमेशा तेल की इंपोर्ट करने की पड़ती ही है, क्योंकि हम तेल की पैदावार में आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें तेल मंगाना ही होता है, और जब हम तेल मंगाते हैं तो हमें तेल का पेमेंट करना होता है। अब विचार कीजिए, सामान मंगा लिया और पैसे नहीं है देने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर मंगाने की जरूरत ही क्या है। अरे भाई, देश की तरक्की के लिए आवश्यक है कि तेल आए, क्योंकि बिना तेल के गाड़ी कैसे चलेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब आपको अगर पेमेंट करना है कि तेल का पेमेंट कैसे करूं, तो पेमेंट करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। अच्छा, आपने कहा कि साहब मेरे पास में पैसा तो है, मेरे पास में मेरी ही मतलब रुपया बहुत सारा है, बैंकों में भरा हुआ है, हमारी सेंट्रल बैंक में, जैसे हमारे आरबीआई है, ऐसे पाकिस्तान की भी एक बैंक होगी सेंट्रल बैंक। तो बोले उसके अंदर तो खूब सारा रुपया भरा हुआ है, हम वो दे दें क्या। लेकिन वो सामने वाला देश ले ही नहीं रहा है उस पैसे को। वो कह दे रहा है कि भाई मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो दुनिया में मान्य है। तो दुनिया में क्या मान्य है, तो बोले दुनिया में डॉलर मान्य है, मैं तो डॉलर ही लूंगा। अच्छा, मैंने हाल ही में एक सेशन किया था बातें बाजार की पर, जिसमें मैंने रिच डैड पुअर डैड के मालिक की एक कहानी सुनाई थी। वहां पर मैं उस कहानी में एक अंश जोड़ा था, मैं आपको वो यहां पर बता देता हूं।
जब डॉलर दुनिया की करेंसी बनाना, वो ब्रेटन वुड सम्मेलन ही था जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनकर के आए थे। उसी समय पर अमेरिका ने कहा कि दुनिया को डॉलर मानना पड़ेगा। डॉलर मानना पड़ेगा से मतलब यह है कि डॉलर इसलिए चलेगा, जैसे आपको याद होगा जब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई थी, बैंकिंग पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था, मेरी दादी का किस्सा सुनाया था जिसमें बताया था दादी के गोदाम में इतना अनाज है, उसकी तुलना में दादी ने जो है रुपया चलाना शुरू कर दिया अपना। आरबीआई ने उतना ही धन अपने अकाउंट में रखा हुआ है, उसी की एवज में उतने ही नोट आरबीआई चलाकर चल रही है। ये जो स्थिति थी पहले अमेरिका के साथ भी हुआ करती थी। अमेरिका ने क्या किया हुआ था कि अमेरिका ने दुनिया से यह कह रखा था कि जितना गोल्ड है मेरे पास मैं उतना ही डॉलर निकालूंगा। और उसने क्या किया, अपने पास दुनिया भर का गोल्ड खरीद लिया। जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो इससे कर्जा लेते थे, इनसे ये उठा करके गोल्ड खरीद लेता था कि मुझे गोल्ड दे दो और उसकी एवज में इतने डॉलर मैंने रिलीज कर दिए। इसने हाल ये मचा दिया, $35 का एक ऑन्स जो है वो गोल्ड इसने फिक्स कर दिया कि अगर आपके पास डॉलर है तो समझिए कि आपके पास गोल्ड है। 1971 तक यह हाल था अमेरिका का कि आपके पास डॉलर है, दैट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड। और इसी कारण से दुनिया में डॉलर ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर चलने लग गए थे। मैं इस बात को बीच में इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप ना पैसे की जरूरत को थोड़ा सा महसूस कर पाए। मैंने अभी कहा ना पेमेंट डॉलर में ही होता है, तो डॉलर में क्यों होता है? क्योंकि वो सर्वमान्य मुद्रा है। गोल्ड सबके लिए कीमती है, सबको मालूम है कि गोल्ड काम का है। तो गोल्ड को रिप्लेस डॉलर ने किया हुआ था। रिचर्ड निक्सन नाम के राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉलर से गोल्ड को सेपरेट कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब ये करेंसी फिएट करेंसी है, यानी कि सरकार ने जारी की है, आपको हम पर विश्वास करना होगा कि हम आपको ये गोल्ड दे रहे हैं, ये हम आपको नोट दे रहे हैं, इसकी एवज में आप हमसे गोल्ड मांगने नहीं आ पाओगे। जैसे मैंने दादी का किस्सा सुनाया था कि दादी से जाकर के आप लोग वो लेके आ सकते हैं, गेहूं लेकर आ सकते हैं। अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब डॉलर के मुकाबले में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। तब से ही दुनिया में डॉलर की थोड़ी वैल्यू कम हुई है। अदरवाइज 1970 तक तो यह हाल था कि दुनिया में डॉलर मतलब सब कुछ था। ठीक है ना? तो डॉलर की कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो वर्ल्ड बैंक की कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक दुनिया को लोन डॉलर में ही देता था। अब लोन डॉलर में आप दे रहे हो तो आप विचार कीजिए। अच्छा, लोन देने का भी इनका तगड़ा सिस्टम था। ये दुनिया को लोन दिया करते थे बहुत कम ब्याज पर, मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा 0% ब्याज पर। और जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं इनको 0.75% की ब्याज पर कि पैसा ले लो। पैसा ले क्यों लो? सो दैट अमेरिका की करेंसी चलने लग जाए। तो वर्ल्ड बैंक ने किया क्या, खुद का सिक्का चलाने के लिए कि सब तरफ उसी का नोट चले, सबको डॉलर बांट दिया। उनकी करेंसी की जगह पेमेंट दुनिया भर में डॉलर में होने लग गया। आज भी दुनिया का लगभग 60% व्यापार डॉलर में होता है। कारण क्या है उसका? अमेरिका की वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिसने भर भर के दुनिया को डॉलर टिकाए कि ये पकड़ो डॉलर, ये पकड़ो डॉलर, सब तरफ डॉलर ही डॉलर कर दिए। अब उस डॉलर का काम जो है ना, ये विश्व बैंक ने बड़े तरीके से किया था। तो मैंने आपको पेमेंट क्राइसिस की जब बात बताई थी तब आईएमएफ के बारे में बताया था। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो क्या करता है, अगर किसी देश के पास में डॉलर की कमी है तो वो उसको डॉलर देकर के लोन में उसके पेमेंट संकट को दूर करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक कहता है पेमेंट संकट को नहीं, मैं आपके देश के निर्माण में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और इस प्रकार से विश्व बैंक की शाखा के रूप में विश्व बैंक जो है वो दुनिया में निर्माण के लिए भुगतान करती है। ठीक है ना? तो भुगतान संतुलन की जिम्मेदारी किसके पास थी? आईएमएफ के पास थी। और विकास और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है? वो आपकी वर्ल्ड बैंक के पास में है। ठीक है साहब? विश्व बैंक विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए, अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये जब पैसा देता है किसी देश को तो ये पैसा देता है कई कई सालों के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए पैसा, 20 साल के लिए। आज हम जिस प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, आज हम लोग जिस प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं कि चीन के द्वारा दुनिया भर को कर्जा दिया जा रहा है, उसकी शुरुआत असल में इसने की थी, अमेरिका ने ही। वर्ल्ड बैंक असल में अमेरिका का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टाइप का ही तो प्रोजेक्ट था। अमेरिका ने दुनिया भर राज कैसे किया, चीन तो अब जब उसके पास पैसा आ गया है तब जाकर वो अमेरिका की चाल चलने लगा है। अमेरिका को यही तो दिक्कत हो रही है कि ये मुझे कॉपी क्यों कर रहा है। अमेरिका ने जिस प्रकार दुनिया पर वर्चस्व इकट्ठा किया, चीन ने भी वही तो किया। उसने भी दुनिया को विकास के नाम पर और पुनर्निर्माण के नाम पर पैसा देना शुरू कर दिया 5 साल 20 साल के लिए। लेकिन चीन ने थोड़ी पॉलिसी में जल्दबाजी क्या दिखा दी कि ये उनकी जगहों पर कब्जा करने लग गया, जैसे हम्बन टोटा पर कब्जा कर लिया। अब देखिए अमेरिका ना इस चीज को बड़ा स्मार्टली खेलता है। कब्जा तो अमेरिका ने भी किया वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। कैसे किया?
आपको कोई परियोजना के माध्यम से कर्जा दिया और आपके यहां पर खुद से नेवल बेस ही मांग लिया या एयर बेस मांग लिया। आज सोचकर देखिए, गल्फ नेशंस जितने भी हैं, सऊदी अरब है, चाहे बहरेन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, इन सब जगह अमेरिका के अपने एयर बेस हैं। अमेरिका का खुद का हवाई अड्डा बना हुआ है जिस पर कोई और अलाउड नहीं है। फाइटर जेट अमेरिका के ही चलते हैं। आज इन गल्फ कंट्रीज में ईरान को छोड़कर अधिकांश देशों के पास 80% तक वेपन अमेरिका के हैं। यानी अमेरिका ने इन देशों को अपने पैसे से पहले अपनी तरफ किया। आपके दिमाग में आएगा, सर ये तो पहले ही पैसे वाले दो देश थे, तेल वाले थे, पहले नहीं था पैसे इनके पास, ये पहले गरीब लोग हुआ करते थे, इनके पास केवल रेगिस्तान था। लेकिन फिर अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों ने तेल खोजा ना जब यहां पे, तब ये अमीर देश बन गए। उससे पहले तेल खोजने के लिए भी कंपनियां इनकी आई, तो इन्होंने अपने ऊपर निर्भरता पैदा करी। आज जो चीन कर रहा है वो कुछ अलग नहीं है, वो अमेरिका के ही कॉपी पेस्ट में काम कर रहा है, दुनिया भर को कर्जा दे रहा है, लेकिन चीन अपने हितों को खुलेआम सुरक्षित कर रहा है। अमेरिका ने दुनिया की विचारधारा में यह भर दिया कि वो तो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि ये दुनिया के लिए केवल और केवल परोपकार का काम कर रहा है। जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आज अपने भी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दान पुण्य जब कर रहे होते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले, सामने वाले की मदद हो और उनका पुण्य का कांटा बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि दान पुण्य के नाम पर कुछ भी कार्य किया जाएगा, उसको पूरी तरह पब्लिक किया जाएगा, अखबारों में दिखाया जाएगा, सब तरफ दिखाया जाएगा। और उसके पीछे का कारण क्या होता है? उनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए। तो पब्लिसिटी वर्सेस आत्मसंतुष्टि। अमेरिका क्या करता था कि जो भी मदद करता था उसको परोपकार के रूप में पब्लिक करता था कि देखिए साहब, मैंने ये पूरी तरह से परोपकार के लिए कार्य किया है, जबकि असल उद्देश्य दुनिया को दिखा करके खुद का वर्चस्व बढ़ाने जैसा होता था, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। लक्ष्मी सैनी कह रही है सर फाउंडेशन बैच की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप लोगों के सेशन जब खत्म होंगे उससे पहले पहले, फरवरी में ही शुरू हुआ है ना अपनी पाठशाला, 1 साल हो जाएगा अपनी पाठशाला को। फरवरी जैसे ही आएगा, जिस समय सेशन का डेट आएगा, ऑटोमेटिक समय बढ़ा दिया जाएगा। बार बार कह के परेशान मत होइए, ठीक है ना, चिंता मत करिए, हम बढ़ा देंगे, ठीक है। लक्ष्मी, कई बार आपने एक ही चीज लिख दी है, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो उम्मीद है विश्व बैंक समझ में आ गया हो। अब जो ये विश्व बैंक है ना, ये असल में 3 चीजों के, जैसे आईएमएफ के अंदर हुआ करता था बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है। वहां पर एमडी होता था, यहां पर प्रेसिडेंट है, बिल्कुल वैसे ही इस प्रकार का अपेक्स बॉडी सिस्टम यहां पर भी लागू होता है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के अंदर में जो एमडी होता है वो एक अमेरिकी नागरिक होता है। जैसे आईएमएफ के बारे में क्या कहा था कि यूरोपियन नागरिक होता है। इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 24 होते हैं, और 24 डायरेक्टर्स जो है ना, उनमें से 8 मेंबर जो है परमानेंट होते हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, इनके परमानेंट मेंबर इसमें हैं, और 16 मेंबर टेम्परेरी होते हैं। इंडिया का नाम इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगेन आपसे कहूंगा कि आप में से अगर कोई भी साथी हमारी पास में अपना फीडबैक, हमारे बैच का फीडबैक या फिर बुक्स का फीडबैक, मेरे काम के फीडबैक को भेजना चाहता है, आप जरूर भेजें। मैं निरंतर रूप से आपका अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपके वीडियोस डालता रहूंगा। देखिए, आप ही मेरे प्रचार हैं, आप ही मेरे पास की ताकत है, जिसका उपयोग करके मैं लोगों को बता सकता हूं कि मैं कितना अच्छा कंटेंट और कितनी अच्छी चीजें आपको दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा साहब, बोर्ड ऑफ गवर्नर इज द बिगेस्ट पॉलिसी मेकर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी जो शुरुआत में मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर ही सारे के सारे लोग बैठ करके सारे निर्णय लेते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो वर्ल्ड बैंक है ये असल में 5 बैंक का वो है। एक बात बालक पूछ साहब, आप हिस्ट्री का लेक्चर नहीं लेंगे क्या? अरे भैया, हिस्ट्री लेने वाला हूं, हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं, यही तो बता रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू करने वाले हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से। परसों से हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिक्र मत करिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 बैंकों का समूह है, 5 बैंक से मिलकर के वर्ल्ड बैंक बना है। कई बार लोगों को यह जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे आप अतिरिक्त रूप से जान लें। 5 बैंक कौन कौन सी है? एक का नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आप आईबीआरडी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 बैंकों का विकास, 5 बैंकों का समूह है वर्ल्ड बैंक। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हमें लगता है कि ये सब चीजें अलग है। 5 बैंक है, आईबीआरडी, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी,
इन्वेस्टमेंट के लिए 3 कंपनियां हैं, तो यानी कि जो डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं वो 2 बैंक हैं, आईबीआरडी और आईडीए। और जो निवेश का काम करती हैं, निवेश का मतलब ये हुआ कि आपको पैसा देती हैं जिससे आप उस पैसे को और बड़ा कर सको, यानी कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट के रूप में देती हैं, लोन के रूप में तो है, लेकिन उसका कार्य आपके धंधे को बड़ा बनाना, आपके देश को बड़ा बनाना होता है। उसमें काम का किसका नाम आता है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का। निवेश विवाद निपटान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जिसे आईसीएसआईडी कहते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने पैसा लगाया, कोई लौटा ही नहीं रहा है, उसके लिए भी एक संस्था है जिसका नाम है आईसीएसआईडी। और तीसरी है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे आप मीगा के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला आईबीआरडी, दूसरा आईडीए, तीसरा आईएफसी, चौथा आईसीएसआईडी और पांचवा एमआईजीए। इनमें से 3 का काम तो आपके पैसे से व्यापार को बढ़ावा देना है, और इन 2 का काम राष्ट्र निर्माण करना है, पुलों का निर्माण करना है, नहरों का निर्माण करना है, डैम का निर्माण करना है, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं आईबीआरडी की। असल में क्या है कि जब शुरुआत में हम जब ब्रेटन वुड ट्विंस की बात करते हैं, तब ब्रेटन वुड के अंदर असल में केवल 2 ही चीजें हुआ करती थी। क्या क्या? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो 1944 में आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य से आईबीआरडी का ही गठन किया गया था। आईबीआरडी जो है ना, जिसको आज वर्ल्ड बैंक अपन कह रहे हैं, पहले असल में ये आईबीआरडी ही हुआ करता था, और इसी के द्वारा दुनिया को अमीर और गरीबों में बांटा जाता है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $12,687 प्रति व्यक्ति से ऊपर है, उन्हें हाई इनकम कंट्री कहा जाता है। जिनकी 4,256 से लेकर 12,686 के बीच में है, उन्हें उच्च मध्यम आय वर्ग का कहा जाता है। ऐसे ही जिनकी 1,000 से लेकर 4,255 के बीच में है, निम्न आय वर्ग में रखा जाता है। और ऐसे ही निम्न आय वर्ग के अंदर जिनकी 1,085 से नीचे है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय जिनकी होती है इस प्रकार से। भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में, चीन उच्च मध्यम आय वर्ग में, अमेरिका उच्च आय वर्ग में आता है। ठीक है, वर्तमान में 74 वे देश जो हैं वो अल्प विकसित कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, इसी क्राइटेरिया के आधार पर इन्हें डिसाइड किया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर कोई देश आईएमएफ की सदस्यता लेता है, अगर वहां 190 मेंबर हैं, तो यहां पर भी 190 मेंबर ही होंगे। और अगर किसी ने आईएमएफ की मेंबरशिप छोड़ दी, तो वर्ल्ड बैंक की भी मेंबरशिप छूट जाती है। याद रखिएगा, इसके अंदर हमेशा एक अमेरिकी आदमी ही अध्यक्ष बनता है, और जो आईबीआरडी का अध्यक्ष है वही 5 बैंकों का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, दूसरी एजेंसी है जिसका नाम है आईडीए। इसे कब शुरू किया गया? 1960 में शुरू किया गया। ठीक है, इसकी क्या, क्यों बनाया गया इसको? ताकि ये आईबीआरडी की मदद कर सके। इसमें कितने मेंबर हैं? 174 देश इसके मेंबर हैं। और ये क्या करता है? लोन देने का कार्य करता है। अल्प विकसित देशों को 0.75% पर, और जो विकसित देश हैं उनको बढ़िया मतलब 0% तक पर भी ये लोन दे देता है। ठीक है, इसलिए इसे दुनिया की सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। यानी कि लोन जब आसानी से दे दे, इससे अच्छा क्या होगा जब आपको 0% पर लोन मिलने लगे, तो इसे बेस्ट लोन। इसलिए दुनिया का हर देश वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर खुद को डेवलप करने लगता है। उदाहरण के लिए आप में से कई लोग पूछते हैं, सर भारत इतना ही अमीर है तो वर्ल्ड बैंक से हर चीज में पैसे क्यों ले लेता है? अरे आप सोचिए, इंडिया 6% की दर से 7% की दर से ग्रो कर रहा है, मिनिमम इतना परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, 0% में लोन मिल रहा है, तो उस पैसे को लगा करके और तेज ग्रोथ करिए ना। मैंने कल परसों ये समझाया भी था। आपके पास 100 रुपया है, आपने 100 रुपए से और 5% की ग्रोथ अर्जित कर ली, 105 रुपए के आदमी बन गए आप। लेकिन मैंने आपको 100 रुपए और दे दिए 0% ब्याज पर, तो आप सोचिए कि 5% से आपने उस पैसे को 10 बना लिया, तो आपकी ग्रोथ तो तेज हो गई ना। इसलिए दुनिया का हर देश चाहता है कि वर्ल्ड बैंक उसको कर्जा दे दे। वर्ल्ड बैंक का कर्जा बहुत ही नॉमिनल कीमत पर होता है, इसलिए उसका उपयोग करके बड़ा बनने के लिए हर देश कोशिशें करता रहता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका कार्य क्या है? ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए कि आज 186 मेंबर इसके सदस्य राष्ट्र हैं। आज मान लीजिए कि गूगल आपके देश में निवेश करना चाहता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कि हां भैया करो, निवेश करो। लेकिन सर मेरा पैसा अटक गया, तो बोले चिंता मत करो, उसके लिए हमने एक कंपनी बनाई हुई है जिसका काम ही डिस्प्यूट निपटान करना है, चिंता मत करो, पैसा नहीं अटकने देंगे। तो गारंटी के साथ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए ये लेकर आता है। अब आप पूछेंगे इससे आपका फायदा क्या है? अरे भैया, सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से कि आपकी देश के अंदर निवेश आता है। तो बोले अमेरिका को क्या फायदा? अरे भाई, अमेरिका को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से फायदा यह है कि उसका सिक्का चलता है। आप विचार कीजिए,
आज इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उसी को कंपटीशन देने के लिए तो चाइना वालों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, ये सारी बैंक बनाई। आज आईडीए की जब हम बात करते हैं, अच्छा इसी प्रकार से एशिया के अंदर पर्टिकुलरली कार्य करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाई गई मनीला के अंदर, सो दैट की और ये अमेरिका की चाल थी कि लोगों को ये ना लगे कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ अमेरिका का है, बोले एशिया के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक बना दो, लेकिन उसमें भी सारा पैसा अमेरिका का ही लगा हुआ है। इसलिए चीन ने काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बैंक का गठन किया, आईडीए का गठन किया, ठीक है ना, एनडीए का न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया। तो इस प्रकार से आपको यह समझना चाहिए कि बैंकिंग दुनिया में अपनी तूती बुलवाने के लिए कि मेरा पैसा इसके पास है तो ये मेरा कर्जदार है और इसको मजबूरी है कि मेरी बात मानकर ही रहेगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। तो मीगा क्या है? यह भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही संस्था है जिसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। इससे जैसे भारत में सर्व शिक्षा अभियान है, हम लोग वर्ल्ड बैंक के पैसे से ही करते हैं बहुत सारा काम, मतलब आप वर्ल्ड बैंक की मदद से करते हैं। ये मैंने लिखित में आपको दे दिया है, जिसका पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के अंत में डाउनलोड होने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों की वर्ल्ड बैंक की जो जर्नी है, मुझे पता नहीं था, मैं एक्चुअली लास्ट में ये मिस कर गया था क्योंकि फोल्डर का नाम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ था, मुझे लगा मैंने पढ़ा दिया, तो ये थोड़ा सा टाइटल बचा हुआ था। तो इसके साथ में आपकी इकोनॉमी का 2 बड़ा टाइटल जो है वो खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग परसों से हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। आधुनिक भारत का इतिहास इसी समय पर आपके लिए उपलब्ध होगा। अपना ख्याल रखिए। और हाँ, यदि आप में से कोई भी साथी अपने द्वारा अपना कोई वीडियो बनाकर हमें सेंड करना चाहता है, हमारे कंटेंट का, हमारे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा मटेरियल उसका या हमारे नोट्स का, तो जरूर भेजें ताकि मैं उसे यूट्यूब पर प्रमोट कर सकूं। आप ही मेरे असली विज्ञापन हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।